स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में और इसे समझने की कोशिश करेंगे AWS के नज़रिए से। हमारे पास जो जानकारी है वो असल में AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर परीक्षा की तैयारी से जुड़े कुछ नोट्स और कुछ चर्चाओं पर आधारित है। आज की चर्चा का मिशन क्या है, ये पता लगाना कि आखिर ये क्लाउड चीज़ है क्या। मतलब अक्सर लोग इसे सिर्फ फाइल्स ऑनलाइन रखने की जगह समझ लेते हैं ना। हाँ, ये आम धारणा है, पर यकीन मानिए ये उससे कहीं ज्यादा है। इसने तो पूरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल दिया है। अच्छा, तो चलिए इसे खोलते हैं, फिर समझते हैं परत दर परत। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं AWS की जो औपचारिक परिभाषा है उससे, क्योंकि उसमें ही आप कह लीजिए सार छिता है। ठीक है। तो AWS कहता है क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट पर IT संसाधनों की ऑन डिमांड डिलीवरी, और जिसका भुगतान पे एज यू गो मॉडल पर होता है। ओके, ऑन डिमांड और पे एज यू गो, ये सुनने में तो सीधे साधे शब्द हैं, पर इनके मायने काफी गहरे लगते हैं। हाँ, बहुत। ऑन डिमांड को पकड़िए पहले। इसका मतलब है इमीडिएट सी, मतलब तुरंत उपलब्धता। आपको सर्वर आने का महीनों इंतजार नहीं करना। अच्छा। हाँ, कुछ क्लिक्स किए और मिनटों में आपके पास कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज या डेटाबेस सब तैयार। ये पारंपरिक IT से एकदम उल्टा है। पारंपरिक IT, आप उन दिनों की बात कर रही हैं जब कंपनियों को अपने खुद के डेटा सेंटर बनाने पड़ते थे। वो भारी भरकम वाले, जिसे ऑन प्रेमिसेस कहते हैं। सही। ऑन प्रेमिसेस, इसका मतलब था पहले दिन से ही भारी पूंजीगत व्यय, मतलब कैपेक्स। कैपेक्स। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सोचिए, सर्वर्स खरीदने हैं, नेटवर्किंग गियर चाहिए, स्टोरेज डिवाइसेस, फिर इन सब के लिए जगह, कूलिंग, बिजली, कितना बड़ा निवेश। और ये जाने बिना कि आगे जरूरत कितनी पड़ेगी। बिल्कुल। और फिर वक्त, इन सब को सेटअप करने में हफ्तों, कभी-कभी तो महीनों लग जाते थे। ओहो। और फिर एक और बड़ी समस्या थी ओवर प्रोविजनिंग। ओवर प्रोविजनिंग मतलब जरूरत से ज्यादा खरीद लेना। हाँ, कंपनियों को अंदाजा लगाना पड़ता था कि भाई पीक ट्रैफिक कितना होगा, और उसके हिसाब से वो जरूरत से कहीं ज्यादा क्षमता खरीद लेती थी। अच्छा, जैसे मान लीजिए दिवाली सेल आ रही है, तो उसके लिए पहले से तैयारी। हाँ, बिल्कुल। पर मान लीजिए वो सेल साल में सिर्फ 2 हफ्ते चलती है, लेकिन सर्वर तो पूरे साल के लिए खरीदने पड़ गए। बाकी के 50 हफ्ते वो एक्स्ट्रा क्षमता बेकार पड़ी है। पैसा भी गया और संसाधन भी बेकार। तो क्लाउड ने इसे कैसे ठीक किया? आपने कहा पे एज यू गो। हाँ, यही तो क्लाउड का जादू है। कैपेक्स की जगह अब जोर है परिचालन व्यय पर, ऑपेक्स। ऑपेक्स मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। जी। कोई बड़ा शुरुआती निवेश नहीं। आप बस सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं और ठीक उतना ही भुगतान करते हैं जितना आपने इस्तेमाल किया। जैसे बिजली का बिल आता है ना, हाँ, बस वैसे ही, जितनी यूनिट खर्च की उतना बिल। मतलब अगर मेरी वेबसाइट पे अचानक ट्रैफिक बढ़ जाए तो मैं फटाफट ज्यादा सर्वर ले सकता हूँ। बिल्कुल, मिनटों में। और जब ट्रैफिक कम हो जाए तो आप उन सर्वर को हटा सकते हैं। अच्छा। और आपका बिल कम हो जाएगा। यही तो है लचीलापन, इलास्टिसिटी जिसे कहते हैं। अरे वाह। जरूरत के हिसाब से स्केल अप या स्केल डाउन करना बहुत आसान है। आप छोटे से शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़े, वैसे वैसे IT क्षमता बढ़ाते जाइए। ये तो पारंपरिक मॉडल में सोच भी नहीं सकते थे। लगभग असंभव था, या बहुत महंगा और मुश्किल। तो ये कैपेक्स से ओपेक्स वाला जो बदलाव है, ये सिर्फ अकाउंटिंग की हेरफेर नहीं है, ये तो बिजनेस करने का तरीका ही बदल रहा है। जी। खासकर छोटे व्यवसायों या स्टार्टअप्स के लिए तो ये वरदान होगा। निश्चित रूप से। इसने तो मतलब खेल का मैदान ही बराबर कर दिया है। अब एक छोटा स्टार्टअप भी वही वर्ल्ड क्लास IT रिसोर्स इस्तेमाल कर सकता है जो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के पास है, बिना लाखों करोड़ों के शुरुआती निवेश के। हाँ, वो अपने आइडिया पर फोकस कर सकते हैं, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की चिंता में। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। कैपेक्स से ऑपेक्स का मतलब ही है ऑन प्रेमिसेस से क्लाउड की तरफ जाना। ये अक्सर एग्जाम्स या डिस्कशंस में आता है। वाह, ये तो वाकई सोचने का तरीका बदल देता है। अच्छा, ये तो हुई पैसे और फ्लेक्सिबिलिटी की बात, पर ये क्लाउड असल में देता क्या क्या है? मैंने सुने हैं IaaS, PaaS, SaaS, ये क्या भला है? यहाँ चीजें थोड़ी तकनीकी हो रही हैं शायद। हाँ, थोड़ी सी, लेकिन इन्हें समझना आसान है। एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आप रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तो IaaS, PaaS, SaaS ये बस अलग अलग तरह के रेंटल ऑप्शन है, समझ लीजिए। ओके, दिलचस्प है, बताइए। सबसे पहले है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें क्लाउड प्रोवाइडर जैसे AWS
आपको बस बुनियादी ढांचा देता है। वर्चुअल सर्वर जैसे EC2, स्टोरेज जैसे S3, नेटवर्किंग। बुनियादी ढांचा मतलब ये समझिए आपने खाली अपार्टमेंट किराए पर लिया है। दीवारें हैं, छत है, बिजली पानी का कनेक्शन है, लेकिन अंदर का फर्नीचर, किचन का सामान, पर्दे, वो सब आपको खुद लाना है, खुद मैनेज करना है। अच्छा, तो मतलब सर्वर मिल गया लेकिन उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना, उसे अपडेट करना, पैच करना, एप्लीकेशन चलाना, ये सब मेरा काम। हाँ, ये सब ग्राहक की जिम्मेदारी है IaaS में। तो इसमें कंट्रोल सबसे ज़्यादा मेरे पास रहेगा, पर मेहनत भी सबसे ज़्यादा मेरी। ये किन लोगों के लिए सही है फिर? ये उनके लिए है जिन्हें अपने इंफ्रा पर पूरा कंट्रोल चाहिए, जिन्हें कोई खास OS चाहिए या बहुत कस्टमाइजेशन करना है, या जिनके पास पहले से कोई सिस्टम चल रहा है जिसे वो क्लाउड में ले जाना चाहते हैं बिना ज़्यादा बदलाव के। जैसे AWS का EC2। हाँ, EC2 इसका क्लासिक उदाहरण है। तो अगर कहीं सिनेरियो में अधिकतम नियंत्रण या OS पैचिंग ग्राहक की जिम्मेदारी जैसे शब्द दिखे तो समझ जाइए IaaS की बात हो रही है। ठीक है, खाली अपार्टमेंट वाला IaaS समझ गया। अब अगला ऑप्शन, PaaS। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब सोचिए आपने एक फर्निश्ड अपार्टमेंट किराए पर लिया है। फर्निश्ड अपार्टमेंट? हाँ, मतलब बुनियादी ढांचा तो है ही, साथ में जरूरी फर्नीचर भी लगा हुआ है, जैसे सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल। मतलब IT की भाषा में कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रन टाइम एनवायरनमेंट, डेटाबेस, ये सब पहले से सेटअप है और मैनेज्ड है। तो मुझे क्या करना है? आपको बस अपना सामान लेकर आना है, यानी अपना कोड, और रहना शुरू कर देना है, यानी अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म दोनों का मैनेजमेंट AWS या जो भी प्रोवाइडर है वो करेगा। अरे, मतलब डेवलपर की जिंदगी आसान। हाँ? उसे सर्वर मैनेज करने, OS अपडेट करने की चिंता नहीं करनी, बस कोड लिखो और चलाओ। बिल्कुल। AWS इलास्टिक बीनस्टॉक इसका एक बढ़िया उदाहरण है। आप बस अपना कोड अपलोड करते हैं और AWS पीछे सर्वर बनाना, लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग, ये सब खुद संभाल लेता है। ये तो कमाल है। हाँ, ये उन डेवलपर्स के लिए शानदार है जो सिर्फ अपनी एप्लीकेशन पे फोकस करना चाहते हैं, इंफ्रा की सिरदर्दी नहीं पालना चाहते। और मजे की बात ये है कि PaaS ने इनोवेशन की रफ्तार भी बढ़ाई है। डेवलपर्स जल्दी से प्रोटोटाइप बना सकते हैं, नए आइडियाज टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर सिनेरियो कहता है कि डेवलपर केवल कोड अपलोड करता है, तो वो PaaS हुआ। सही है। ओके। और तीसरा ऑप्शन, SaaS। ये तो नाम से ही सबसे आसान लग रहा है। हाँ, और ये है भी सबसे आसान। SaaS को समझिए, आप एक होटल में रह रहे हैं। होटल? हाँ, आपको ना बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की चिंता, ना कमरे के फर्नीचर की, ना बिजली पानी की, ना सफाई की। आप बस आते हैं, चेक इन करते हैं, लॉग इन करते हैं और सर्विस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। SaaS पूरी तरह से तैयार, रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो आपको इंटरनेट पर मिलती है। जैसे Gmail या Salesforce या शायद Amazon का वर्कमिल। हाँ बिल्कुल, ये सब SaaS के परफेक्ट उदाहरण हैं। आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके पीछे कौन सा सर्वर है, कौन सा OS है, कैसे चल रहा है, इसकी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सब कुछ सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है। तो ये एंड यूजर्स के लिए ज्यादातर? हाँ, अगर कहा जाए कि किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐप प्रबंधन की जरूरत नहीं, तो वो SaaS है। तो मतलब IaaS में सब कुछ खुद करो, खाली अपार्टमेंट, पेज में कोड तुम डालो, बाकी हम देखेंगे, फर्निश्ड अपार्टमेंट, और SaaS में सब कुछ हम करेंगे, तुम बस इस्तेमाल करो, होटल। चुनाव इस पर है कि कितना कंट्रोल चाहिए बनाम कितनी आसानी चाहिए। सही कहा। और ये सिर्फ कंट्रोल बनाम आसानी का मामला नहीं है, ये जिम्मेदारी का भी मामला है। IaaS में ग्राहक की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा, PaaS में बीच की, सिर्फ ऐप और डेटा की चिंता, और SaaS में सबसे कम, बस अपना डेटा और यूजर एक्सेस संभालो। ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब सुरक्षा की बात आती है कि किस मॉडल में कौन जिम्मेदार है। ये सर्विस मॉडल्स तो काफी क्लियर हो गए, लेकिन ये सब सर्विसेज चलती कहाँ हैं? मतलब क्या ये सब एक ही बड़े कंप्यूटर पर हैं जो सबके लिए खुला है, या कुछ अलग-अलग तरह की व्यवस्थाएं भी हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर आते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। ये बताते हैं कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर असल में स्थित कहाँ है और उसे कौन एक्सेस कर सकता है। 3 मुख्य मॉडल हैं, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, ओके। पहला है पब्लिक क्लाउड। ये वो मॉडल है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते हैं जब वो क्लाउड शब्द सुनते हैं।
इसमें AWS जैसे प्रोवाइडर अपने बड़े-बड़े डेटा सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं और उसे इंटरनेट पर कई ग्राहकों के साथ साझा करते हैं। कई ग्राहकों के साथ, मतलब मल्टी टेनेंट। हाँ बिल्कुल, मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट होता है। AWS की ज्यादातर सेवाएं EC2, S3, लैम्डा ये सब पब्लिक क्लाउड पर ही चलती हैं। तो ये सबसे आम है, वो पे एज यू गो वाला, सबके लिए खुला हुआ, जैसे कोई पब्लिक पार्क या लाइब्रेरी। हाँ, ये एनालॉजी काफी हद तक सही बैठती है। इसके फायदे क्या हैं? लागत कम होती है, स्केलेबिलिटी जबरदस्त मिलती है और मैनेजमेंट प्रोवाइडर करता है। इसकी पहचान अक्सर क्लाउड प्रदाता द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित और पे एज यू गो जैसे शब्दों से होती है। लेकिन मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका डेटा बहुत संवेदनशील है, या उसे कोई खास सरकारी नियमों का पालन करना है, जैसे बैंक। क्या वो पब्लिक क्लाउड इस्तेमाल कर सकती है? उसे शायद चिंता होगी कि मेरा डेटा दूसरों के साथ शेयर हो रहा है। हाँ, ये चिंता जायज है और यहीं पर दूसरा मॉडल काम आता है, प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड। इसमें क्लाउड के जो संसाधन हैं वो केवल एक ही संगठन या कंपनी के लिए समर्पित होते हैं। ये सिंगल टेनेंट एनवायरनमेंट होता है। अच्छा, मतलब सिर्फ मेरे लिए? हाँ, ये प्राइवेट क्लाउड या तो उस कंपनी के अपने डेटा सेंटर में हो सकता है, जिसे ऑन प्रेमिसेस प्राइवेट क्लाउड कहते हैं, या फिर AWS जैसा प्रोवाइडर भी होस्ट कर सकता है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी सबसे पूरी तरह से अलग-थलग आइसोलेटेड रखा जाएगा, सिर्फ आपके लिए। तो ये अपनी निजी प्रॉपर्टी जैसा हो गया, ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा सुरक्षा, लेकिन शायद महंगा भी। हाँ, आमतौर पर इसमें लागत ज्यादा होती है और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है क्योंकि वो आपका अपना है। लेकिन ये उन संगठनों के लिए जरूरी है जिन्हें डेटा पर पूरा कंट्रोल चाहिए या जिन्हें बहुत सख्त रेगुलेटरी या कॉम्प्लायंस की जरूरतें पूरी करनी है, जैसे बैंकिंग, हेल्थ केयर या सरकारी विभाग। कोई उदाहरण है AWS में इसका? AWS आउटपोस्ट्स है। ये असल में AWS का हार्डवेयर है जिसे आप अपने डेटा सेंटर में लगा सकते हैं और उस पर AWS सर्विसेज चला सकते हैं। वो हार्डवेयर सिर्फ आपका होगा। तो अगर सिनेरियो में सिंगल टेनेंट या सख्त अनुपालन आवश्यकताएं जैसे शब्द आएं, तो वो प्राइवेट क्लाउड की तरफ इशारा है। पब्लिक हो गया सबके लिए, प्राइवेट हो गया सिर्फ एक के लिए। अब तीसरा क्या था? हाइब्रिड। ये तो नाम से ही मिक्सचर लग रहा है। बिल्कुल, हाइब्रिड क्लाउड, जैसा नाम वैसा काम। ये पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड या फिर कंपनी के अपने ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब कैसे? मतलब कंपनियां अपने कुछ काम या डेटा ऑन प्रेमिसेस या प्राइवेट क्लाउड में रखती हैं और कुछ काम पब्लिक क्लाउड पर चलाती हैं, और इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है ताकि डेटा और एप्लीकेशंस मूव कर सकें। पर ऐसा क्यों करेंगी कंपनियां? दोनों का बेस्ट पाने के लिए या कोई और वजह? हाँ, कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो अपना बहुत संवेदनशील कस्टमर डेटा अपने प्राइवेट क्लाउड में रखना चाहें, लेकिन अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप को पब्लिक क्लाउड की स्केलेबिलिटी और कम लागत का फायदा देना चाहें। अच्छा। या हो सकता है उनके पास पहले से ऑन प्रेमाइसेस में काफी निवेश हो, जिसे वो एकदम से छोड़ना नहीं चाहते, तो वो धीरे धीरे क्लाउड पे जा रहे हो। या फिर डिजास्टर रिकवरी के लिए क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे हो कि अगर ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर में कुछ हो जाए तो क्लाउड पे बैकअप तैयार रहे। तो मतलब वर्कलोड बटे हुए हैं, बटे हुए कुछ यहाँ कुछ वहाँ। सही। अगर सिनेरियो में कहा जाए कि वर्कलोड ऑन प्रेमाइसेस और AWS के बीच बटे हुए हैं, तो वो हाइब्रिड क्लाउड की पहचान है। तो ये तीनों डिप्लॉयमेंट मॉडल, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, अलग अलग जरूरतें पूरी करते हैं। लागत, सुरक्षा, कंट्रोल, कंप्लायंस, सब के लिए एक ही जवाब नहीं है। एकदम सही। और एक और टर्म है जो आजकल काफी सुनने में आता है, वो है मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड का मतलब समझना भी जरूरी है। मल्टी क्लाउड ये हाइब्रिड जैसा नहीं है? नहीं, थोड़ा अलग है। हाइब्रिड में पब्लिक और प्राइवेट या ऑन प्रेमाइसेस का मेल होता है। मल्टी क्लाउड का मतलब है एक से ज्यादा पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स का इस्तेमाल करना। अच्छा, जैसे कुछ सर्विसेज AWS पर, कुछ माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पर और कुछ गूगल क्लाउड पर। हाँ बिल्कुल, कंपनियां ऐसा करती हैं ताकि वो किसी एक वेंडर पर पूरी तरह निर्भर न रहें या फिर हर प्रोवाइडर की जो सबसे अच्छी सर्विस है उसका फायदा उठा सकें। समझ गया। तो हमने क्लाउड की परिभाषा देखी, उसका पैसों वाला मॉडल देखा, कैपेक्स बनाम ओपेक्स, फिर सर्विस मॉडल समझे, IaaS, PaaS, SaaS, और आखिर में डिप्लॉयमेंट मॉडल्स, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड का भी जिक्र किया। काफी कुछ कवर हो गया। एक बार फटाफट मेन पॉइंट्स दोहरा लें। जरूर। तो क्लाउड क्या है? ऑन डिमांड IT संसाधन, पे एज यू गो मॉडल पर।
ये पारंपरिक कैपेक्स आधारित आईटी से अलग है, ये ओपेक्स पर चलता है। सही। फिर सर्विस मॉडल देखें जो बताते हैं कि जिम्मेदारी किसकी है। IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, अधिकतम नियंत्रण, खाली अपार्टमेंट। PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, डेवलपर फोकस्ड, फर्निश्ड अपार्टमेंट। और SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, न्यूनतम प्रबंधन, होटल। हाँ। और आखिर में डिप्लॉयमेंट मॉडल जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, पब्लिक सबके साथ साझा, प्राइवेट सिर्फ आपके लिए समर्पित, और हाइब्रिड दोनों का मिश्रण। तो निचोड़ क्या निकला? निचोड़ ये है कि क्लाउड सिर्फ फाइल स्टोर करने की अलमारी नहीं है, ये कंप्यूटिंग पावर, सॉफ्टवेयर और पूरी की पूरी आईटी सर्विसेज तक पहुंचने का एक बहुत ही लचीला, स्केलेबल और अक्सर किफायती तरीका है। इसने इनोवेशन को तेज किया है और बिजनेसेस को ज्यादा फुर्तीला, ज्यादा एजाइल बनाया है। बिल्कुल। आज की चर्चा से सबसे बड़ी सीख यही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग अपने अलग-अलग मॉडलों के जरिए फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट सेविंग के रास्ते खोलती है, और ये समझना कि IaaS, PaaS, SaaS कैसे काम करते हैं या पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड में क्या फर्क है, ये किसी भी संगठन को अपनी जरूरत के हिसाब से सही आईटी रणनीति चुनने में मदद कर सकता है। और ये सिर्फ टेक कंपनियों या डेवलपर्स के लिए ही नहीं, हम सब के लिए जानना जरूरी है ना, क्योंकि आजकल हम रोजाना न जाने कितनी क्लाउड आधारित सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जाने अनजाने। सही कहा। ये समझने से कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, हम बेहतर यूजर बनते हैं। हमें पता चलता है कि जिन सेवाओं पर हम निर्भर हैं, वे क्यों इतनी सुविधाजनक हैं, क्यों इतनी स्केलेबल हैं, और शायद उनकी कुछ सीमाएं भी क्या हो सकती हैं। बिल्कुल। अगली बार हम क्लाउड के कुछ और फायदों पर गहराई से बात करेंगे, जैसे इलास्टिसिटी, स्केलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी। ये सब बड़े दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर AWS खास तौर पर जोर देता है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाती हूँ। जी। जिस तरह हमने आज आईटी सेवाओं को IaaS, PaaS, SaaS में बांटा, क्या हमारे आसपास जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी हम इसी तरह के एज अ सर्विस मॉडल उभरते हुए नहीं देख रहे? जैसे? जैसे कोवर्किंग स्पेस, जी। क्या वो एक तरह का ऑफिस एज अ सर्विस नहीं है? या राइड शेयरिंग एप्स, मोबिलिटी एज अ सर्विस, या फिर नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, एंटरटेनमेंट एज अ सर्विस? अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो ये सोचने वाली बात है कि चीज़ों को एक सर्विस के रूप में डिलीवर करने का ये मॉडल हमारी दुनिया को कितनी गहराई से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी के परे भी।